ध्रुव राठी ने अपनी दी डिक्टेटर वीडियो में इतने वाहियात पॉइंट बताए हैं जिन्हें फैक्चुअली काउंटर ना करना एक क्राइम होगा और देश का एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मैं ये क्राइम नहीं कर सकता। इसलिए पॉइंट बाय पॉइंट आज मैं आपको फैक्ट्स बताने जा रहा हूँ। इलेक्शन कमीशन ने बड़ी क्लियर डायरेक्शंस दे रखी हैं कि इंडियन आर्मी का नाम कभी भी नहीं इस्तेमाल किया जा सकता पॉलिटिकल कैंपेन्स में। इलेक्शन कमीशन ने तो ये भी कहा है कि सभी पॉलिटिकल पार्टी का सेक्युलर होना बहुत जरूरी है। ओवैसी साहब की पॉलिटिकल पार्टी का नाम है AIMIM यानी ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहाद उल मुस्लिमीन। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने 2019 की इलेक्शन से पहले बड़ी ही बेशर्मी से वोट्स मांगे मार्टियर्स के नाम पर, एयर स्ट्राइक्स के नाम पर। मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूं कि आपका पहला वोट पुलवामा में जो वीर शहीद हुए, उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ तो इस हद तक पहुंच गए कि उन्होंने इंडियन आर्मी को मोदी जी की सेना बुला दिया। और मोदी जी की सेना आतंकवादियों को गोली और गोला देती है। अब इस चीज को लेकर जब इलेक्शन कमीशन में कंप्लेन दर्ज करी गई, 21 दिन तक कोई एक्शन नहीं लिया गया और 21 दिन के बाद इलेक्शन कमीशन ने अपनी क्लीन चिट दे दी। रूल्स क्लियरली लिखे हैं, उन्हें वायलेट किया जा रहा है, लेकिन फिर भी क्लीन चिट। ये इकलौती क्लीन चिट नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी को कम से कम 4 अलग अलग केसेस में ऐसी क्लीन चिट्स मिली है। अमित शाह ने राहुल गांधी की कॉन्स्टिट्यूएंसी को पाकिस्तान से कंपेयर किया था। ये भी करना रूल्स के खिलाफ है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इसमें भी क्लीन चिट दे दी। अगर आप इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट देखोगे तो जनरल कंडक्ट में काफी सारे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। अगर इन इंस्ट्रक्शन को स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए तो चाहे जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी हैं, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो या फिर आम आदमी पार्टी ही क्यों ना हो, ऑलमोस्ट सभी पॉलिटिकल पार्टी सस्पेंड हो जाएगी। इंडियन आर्मी के नाम का इस्तेमाल करना, ये अगर आप टॉपिक वाइज देखोगे तो बहुत छोटी बात है। जनरल कंडक्ट में ये भी लिखा हुआ है कि मंदिर, मस्जिद, चर्च या अन्य पूजा स्थलों का उपयोग चुनाव प्रचार के लिए मंच के रूप में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या लीडर अपनी कैंपेन का हिस्सा नहीं बना सकता। आम आदमी पार्टी के लीडर अरविंद केजरीवाल अंबानी के घर को वक्फ बोर्ड के ऊपर बना बता रहे थे और कह रहे हैं कि उसे तोड़वा देंगे। मुंबई के अंदर इस देश का जो सबसे अमीर आदमी है, बताते हैं उसका घर वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पे बना हुआ है। हमारी सरकार अगर वहाँ होती उसकी प्रॉपर्टी तोड़वा दे। तो मैं राठी भाई से पूछना चाहता हूं कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जो सस्पेंड होने से बच जाएगी। आज के दिन इलेक्शन कमीशन ने इस चीज पर भी एक लिमिट लगाई हुई है कि एक MLA इलेक्शन और एक MP इलेक्शन में कितना पैसा खर्च किया जा सकता है। MP इलेक्शन में लिमिट 95 लाख रुपीस पर है। बीजेपी ने 437 सीट्स पर चुनाव लड़ा था, तो पार्टी की जो टोटल स्पेंडिंग है वो 415 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन कितना पैसा इन्होंने खर्च किया, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर लिखा हुआ है 1264 करोड़ रुपीस। कैसे अलाउ किया इलेक्शन कमीशन ने? इससे बड़ी वाहियात झूठ कुछ हो ही नहीं सकती। पहली बात तो ऐसी कोई लिमिट होती ही नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी के जो कैंडिडेट हैं जैसे कि MP और MLA, वो कितना खर्चा कर सकते हैं उसकी लिमिट होती है। पॉलिटिकल पार्टी उस कैंडिडेट के ऊपर कितना खर्चा कर सकती है उसकी कोई लिमिट नहीं होती है। और इससे साफ साबित होता है दोस्तों कि ध्रुव राठी के पास कोई 5वीं पास कंटेंट राइटर है जिसे बेसिक कॉन्सेप्ट तक नहीं आती। और ध्रुव राठी ने इतना बड़ा झूठ बिना किसी हिचकिचाहट के लोगों के मुंह पे बोल दिया और इस देश के सो कॉल्ड अनपढ़ लोग ध्रुव राठी की इस वीडियो को इतना शेयर कर रहे हैं कि पूछो मत। सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज ने तो यह भी एस्टिमेट किया था कि बीजेपी ने पिछली इलेक्शंस में 27,000 करोड़ रुपए खर्च किए थे, जो कि 45% ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर था। उसी सेंटर ऑफ मीडिया रिपोर्ट के नीचे में ये भी लिखा हुआ है कि 45% का एक्सपेंडिचर बीजेपी ने किया और 2009 में 45% का एक्सपेंडिचर कांग्रेस ने भी किया। इसको तो ध्रुव राठी खा गया क्योंकि वो तो केवल एक पार्टी का तलवे चाटता है। अगर मैं केवल तमिलनाडु और पुदुचेरी में हुए खर्च की बात करूं तो DMK पॉलिटिकल पार्टी ने 114 करोड़ रुपए खर्च किया था, जबकि बीजेपी ने केवल 23 करोड़ रुपए ही खर्च किया था। तो क्या हम ये बोल दें कि DMK वहां डिक्टेटरशिप कर रही है? नहीं, क्योंकि DMK वहां अफोर्ड कर सकती है, बीजेपी को वहां ज्यादा फायदा नहीं होने वाला। आज के दिन का भी अगर आप डेटा देखोगे, 16,000 करोड़ रुपए की इलेक्टोरल बॉन्ड्स बेची गई हैं। इन 16,000 करोड़ रुपए में से 10,000 करोड़ से ज्यादा बीजेपी के पास गए, 1,500 करोड़ कांग्रेस के पास और 800 करोड़ TMC के पास। भाई का कहना है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू 16,000 करोड़ रुपए कमाए गए। इसमें से बीजेपी ने 55 से 60% पैसे कमाए। 2007 से लेकर 2011 तक कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। उस टाइम पे इलेक्टोरल बॉन्ड्स तो नहीं थे, कूपन सिस्टम चलता था। मतलब 20,000 तक की कूपन आप खरीद सकते हो और आपका नाम किसी को भी नहीं पता चलेगा। और इन कूपन के थ्रू पॉलिटिकल पार्टीज को फंडिंग का काम किया जाता था। अब इन कूपन्स के थ्रू कांग्रेस को 2007 से लेकर 2011 तक 1171 करोड़ रुपए की फंडिंग हुई थी। एक चॉइस है बैड और वर्स के बीच में।
जो कि बात सही है, लेकिन सोचकर देखो, अगर कोई समाज सेवी जिसने अपनी जिंदगी निकाल दी लोगों की सेवा में, वो इलेक्शन लड़ने के लिए 90 लाख कहां से ला पाएगा? अपनी हवा अपनी लहर कैसे चला पाएगा? इससे बीजेपी के डिक्टेटरशिप का क्या लेना देना? 2014 से पहले रिक्शा वाले ही इलेक्शन लड़ते थे क्या? हाल ही में तो बीजेपी ने छत्तीसगढ़ के ईश्वर साहू को एमएलए का टिकट भी दिया और वो जीत भी गए इलेक्शन में। और भाई, अगर आप बोल रहे हो कि कोई इंसान गरीब है, समाज सेवी है, जो कि लहर ला सकता है, उसके पास पैसे नहीं है, तो जिसको आप डिक्टेटर बोल रहे हो वो भी तो कभी चाय वाला हुआ करता था। इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज, ईडी का इस्तेमाल करना, ईडी की वेपनाइजेशन। पिछले साल 14 पॉलिटिकल पार्टीज ने सुप्रीम कोर्ट में कंप्लेन करी थी कि कैसे सरकार सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल कर रही है ऑपोजिशन लीडर्स के खिलाफ। उन्होंने बताया कि 3000 से ज्यादा रेड्स करी है इन्होंने पॉलिटिकल लीडर्स पर। 2014 से अगर कंपेयर करो तो 4 गुना का जंप देखने को मिला है ईडी केसेस में जो पॉलिटिशियंस के खिलाफ चल रहे हैं, और 95% केसेस सिर्फ ऑपोजिशन पार्टीज के खिलाफ। ईडी ने जवाब में कहा कि हमारा कन्विक्शन रेट बड़ा हाई है, 96% का कन्विक्शन रेट है, क्योंकि 25 केसेस के ट्रायल्स कंप्लीट हो चुके हैं और 24 केसेस में कन्विक्शन देखने को मिला। लेकिन सच्चाई पता है क्या है? 2005 से लेकर आज तक टोटल में 5900 से ज्यादा केसेस रजिस्टर किए हैं ईडी ने। ट्रायल सिर्फ 25 केसेस में हुआ है, कन्विक्शन सिर्फ 24 केसेस में, यानी कि सिर्फ 0.5% केसेस काम के निकले। जी, इसी गलत इस्तेमाल से 8 साल में ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ की रिकवरी हुई है, और 2014 के पहले 10 साल देखे जाए तो मात्र 5,500 करोड़ ही रिकवर हुए। अगर ईडी और सीबीआई को काम करने की छूट देना उनका गलत इस्तेमाल है, तो इस देश को यह गलत इस्तेमाल मंजूर है। हमारे मीडिया में क्या देखने को मिल रहा है? दिन रात 2400 घंटे सिर्फ सरकार की तारीफ करी जाती है, रूलिंग पार्टी की तारीफ करी जाती है, उन्हीं की ही चीजें सुनाई जाती है। टीवी एंकर्स खुद बीजेपी स्पोक्स पर्सन बने बैठे हैं। ध्रुव भाई, दूसरे को गोदी मीडिया बोलने से पहले एक बार आप खुद देखो कि आप कौन सी मीडिया से हो, पप्पू मीडिया या फिर कुछ और। वैसे कुछ लोग सोचोगे कि यार पक्का मुझे किसी ऑपोजिशन पार्टी ने फंड किया होगा इस वीडियो को बनाने के लिए, लेकिन सच बता रहा हूं, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने मुझे फंड नहीं किया। A few moments later. दिल्ली के सरकारी स्कूल बहुत पब्लिसाइज किया जाता है, इन्हें कहा जाता है केजरीवाल सरकार के द्वारा कि इन्हें वर्ल्ड क्लास बना दिया गया है। ये एमपी हॉल दिखता है, एयर कंडीशनड है, चारों तरफ इसमें एसी लगे हुए हैं, और वहां पर एक स्टेज है जिसको सजाया गया है। 70 दिन तक मणिपुर जलता रहा, टीवी चैनल्स पर कोई स्पेशल रिपोर्ट नहीं की। कई सालों से संदेश खली में सेक्स एक्सप्लोजन किया जा रहा था, जमीन को हड़प कर वहां पोल्ट्री फार्म खोले जा रहे थे। ये कहना था संदेश खली की महिलाओं का, जो कि ST/SC वर्ग से आती हैं। ध्रुव भाई की वीडियो में 10 सेकंड की जगह नहीं मिली कि वो ऐसे इंसिडेंट को दिखाएं, लेकिन वो क्यों दिखाएंगे? वहां तो बीजेपी की गवर्नमेंट भी नहीं है। हमारा देश वन नेशन वन पार्टी की ओर आगे बढ़ रहा है। मीडिया से ऑपोजिशन की आवाज को पूरी तरीके से खत्म कर देना, MLAs की हॉर्स ट्रेडिंग, इलेक्टेड सरकारों से पावर छीन लेना नए कानून बनाकर, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का वेपनाइजेशन, ईडी सीबीआई का प्रेशर बनाकर ऑपोजिशन पॉलिटिशियंस को जेल भेज देना, स्टेट गवर्नमेंट्स की वर्किंग में इंटरफेयर करना गवर्नर्स का इस्तेमाल करके, स्टेट गवर्नमेंट से फंड्स को ही विदहोल्ड कर लेना, जनता से प्रोटेस्ट करने का अधिकार ही छीन लेना, और अगर कोई प्रोटेस्ट करे तो उनका टीयर गैस और रबर बुलेट से स्वागत करना, इलेक्टोरल बॉन्ड्स का इस्तेमाल करना अपनी सारी फंडिंग छुपाने के लिए, और अगर कोई ऑपोजिशन का कैंडिडेट इलेक्शन जीत भी जाए तो सीधा सीधा इलेक्शन फ्रॉड करके खुद को जिता ले। बीजेपी अपनी पावर के साथ केवल 12 राज्यों में है और अकेले केवल 6 राज्यों में। लॉजिक और कॉमन सेंस नहीं है, आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन टीम में कोई तो ऐसा होगा जिसने 6वीं पास करी होगी। अगर मोदी जी डिक्टेटर होते तो आज पूरे देश में मोदी का नाम होता और ना ही आपकी ये वीडियो आती। NDTV आखिरी टीवी चैनल था जो हिम्मत करता था सरकार से सवाल करने की। अल्टीमेटली उसे भी प्रधानमंत्री मोदी के दोस्त गौतम अडानी ने खरीद ली। तो ध्रुव भाई, आपने बोल तो दिया कि अडानी ने NDTV खरीद लिया, पर यह कौन बताएगा कि आखिर खरीदा क्यों? NDTV ने एक ऐसी कंपनी से नो इंटरेस्ट पे पर 400 करोड़ का लोन लिया था, जिसे अडानी ने एक्वायर्ड कर लिया था, और लोन वापस ना कर पाने की वजह से अडानी को अपने पैसे रिकवर करने के लिए NDTV लेना पड़ा। लेकिन चलिए, चेला अगर अपने गुरु की लंगोट नहीं बचाएगा तो कौन बचाएगा? क्या हमारी इलेक्शंस यहाँ फ्री और फेयर तरीके से हो रही हैं? इलेक्शन कमीशन एक ऑर्गेनाइजेशन है जिससे एक्सपेक्ट किया जाता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस वो देश भर में कंडक्ट करवाएगा। ये एक बार नहीं बल्कि दर्जनों बार पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ प्रूव हो चुका है कि ईवीएम इज लिटरली नॉट है केवल। लेकिन वही पुरानी बात कि एक झूठ को अगर 100 बार बोलो तो एटलीस्ट कुछ लोग तो जरूर मानने लगेंगे।
हाल ही में चंडीगढ़ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की मेयर इलेक्शंस हुई। इन इलेक्शंस में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने एक अलायंस बनाई थी, जिनके कुल मिलाकर टोटल में 20 वोट बनते थे आउट ऑफ 35। पार्टी के वोट्स को देखकर यह बात क्लियर थी कि ये इलेक्शंस ये अलायंस ही जीतेगी। लेकिन जब इलेक्शंस एक्चुअली में हुई तो वहां के प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने क्या किया, ये बात कोई सीक्रेट नहीं है, आप इसकी सीसीटीवी फुटेज देख सकते हो क्या किया। इन्होंने 8 कांग्रेस और एपी के वोट्स को इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया और ये सीधा सीधा इलेक्शन फ्रॉड जो हुआ यहाँ पर, इसे सीसीटीवी कैमरा में भी कैप्चर किया गया। इनफैक्ट ये खुद कैमरा की तरफ देखते हुए पकड़े गए। इनकी शक्ल देखो, मतलब जैसे कैमरा की ओर देख रहे हो, ऐसा लग रहा है कि चोरी करते हुए पकड़े गए। और इलेक्शन का रिजल्ट क्या बताया गया कि बीजेपी इन इलेक्शन को जीती। चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन में जो हुआ वो तो इसी पॉइंट को प्रूव करता है कि बैलेट पेपर का सिस्टम हटाकर ईवीएम लाया जाए, पर इनको तो बैलेट पेपर से भी प्रॉब्लम है और ईवीएम से भी प्रॉब्लम है। तो एक काम करते हैं, महान साइंटिस्ट ध्रुव राठी जब कोई नया सिस्टम लॉन्च करेंगे उसी से वोटिंग कराएंगे। सबसे खराब बात तो यह है कि जिन स्टेट्स में ऑपोजिशन की सरकारें एग्जिस्ट करती हैं वहां पर उन्हें काम भी नहीं करने दिया जाता। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि बहुत सारी अलग अलग स्टेट्स ने बार बार यह आरोप लगाया है मोदी सरकार के ऊपर कि गवर्नर्स का इस्तेमाल करके हमारे डे टू डे अफेयर्स में इंटरफेरेंस करी जा रही है, हमारे कामों पर रोक लगाई जा रही है। ये आपके सामने एक लिस्ट है कि किस किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में कितनी बार प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया गया था। इंदिरा गांधी ने तो ऑलमोस्ट हाफ सेंचुरी मार दी है, लेकिन ध्रुव राठी जी के हिसाब से ये तो इंदिरा गांधी जी का प्यार है उनके लिए। हमारे सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था इलेक्शन कमीशन का इंडिपेंडेंस बनाए रखने के लिए कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और बाकी इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनकी अपॉइंटमेंट 3 मेंबर कमेटी के द्वारा करी जाएगी, जिसमें एक प्राइम मिनिस्टर होंगे, दूसरे ऑपोजिशन के लीडर होंगे और तीसरे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खुद होंगे। लेकिन कुछ ही महीने पहले सरकार एक नया लॉ लेकर आई जिसमें सरकार ने कहा कि इस कमेटी से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाओ, हम अपना ही एक मिनिस्टर और रखेंगे इस कमेटी में। तो 3 मेंबर की कमेटी में अब 2 लोग सरकार के खुद ही हो गए जो इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करेंगे। इससे बड़ी वाहियात और मिस प्रेजेंटेशन कुछ हो ही नहीं सकती। इस पॉइंट को जरा ध्यान से समझिएगा कि कैसे ध्रुव राठी ने आपके मुंह के सामने झूठ बोल दिया। जिस स्क्रीनशॉट में इसने आपको अपॉइंटमेंट कमेटी के मेंबर दिखाए, उसी स्क्रीनशॉट में नीचे लिखा हुआ है कि ये सिर्फ टेम्पोररी मेजर है जब तक इसके लिए कानून नहीं बन जाता। और जब कानून बना तो सरकार ने लीडर ऑफ ऑपोजिशन को भी इस कमेटी में जगह दी। इनफैक्ट कांग्रेस के टाइम पे जब ये पूरी की पूरी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में थी, या कहूं कि सोनिया गांधी अपने गार्डन में बैठकर चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट करती थी। क्या बोला तूने? मैंने जो क्लेम्स करी है वो एक बार आप गूगल करके भी चेक कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप अपने देश को इस तरह की गुमराह से बचाना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना। और ध्रुव भाई से केवल एक बात कहना चाहूंगा कि पॉलिटिकल पार्टीज के तलवे चाटना छोड़ दीजिए। अगर बुराई करनी है तो सभी पॉलिटिकल पार्टी की करिए, नहीं तो करिए ही मत। जय हिंद।